In our last lecture, we have discussed the volatile non-fit injuria. Hello, am I audible? Yes, ma'am, you are audible, ma'am. Okay. So, in our last lecture, we were discussing about the volatile non-fit injuria. हम लोगों ने वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया, ये जो मैगजिम होती है जिसमें ये कहा जाता है कि अगर पर्सन ने खुद से कंसेंट दिया है किसी इंजरी को सफ़र करने के लिए तो वो पर्सन लायबल नहीं होगा। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में जो डिफेंडेंट है वो एक प्ली लेता है और कहता है कि दिस पर्सन हैज़ गिवन हिज कंसेंट, इसने कंसेंट दिया था तो इसको इंजरी हुआ, इसलिए मेरा कोई भी लाइबिलिटी नहीं बनेगा। लेकिन ये जो डॉक्ट्रीन है आपका, ये जो वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया का प्रिंसिपल है, ये दो केसेस पर एप्लीकेबल नहीं होता। पहला केसेस जो रेस्क्यू केसेस होते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर विजिबल होगा, मेरा स्क्रीन विजिबल है? हाँ जी मैम। ओके। सो रेस्क्यू केसेस में और अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स एक्ट 1977 का जो ये एक्ट है, इन केसेस में आपका ये जो वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया का प्रिंसिपल है ये एप्लीकेबल नहीं होता है। अब हम एक बार समझेंगे कि ये चीज़ें हैं क्या। जब हम बात करते हैं रेस्क्यू केसेस की, तो रेस्क्यू केसेस एक वो सिचुएशन है जहाँ पर प्लेंटिफ खुद से आता है किसी पर्सन को रेस्क्यू करने फ्रॉम एनी डेंजर विच इज क्रिएटेड बाय द डिफेंडेंट। मीन्स देर आर टू पर्सन ए एंड बी हैज़ क्रिएटेड सम काइंड ऑफ डेंजर and A is coming to save someone. He can save any person from the danger which is created by the B. Then in such case, defendant cannot say that plaintiff has given his consent to suffer an injury, because इस केस में डिफेंडेंट ने खुद से ऐसा डेंजर क्रिएट किया जिससे प्लेंटिफ को उसमें एंटर करना पड़ा, इंटरवीन करना पड़ा, और उस इंटरवेंशन की वजह से उस प्लेंटिफ को इंजरी कॉज हो गई। और जब प्लेंटिफ को इंजरी कॉज हो गई तो प्लेंटिफ तो डिफेंडेंट के अगेंस्ट सूट फाइल करेगा और उससे बोलेगा कि आई नीड डैमेजेस और एनी कंपनसेशन। जैसे एक केस हुआ था हाइनेस वर्सेस हार्वुड। इस केस में ये जो आपको स्क्रीन पर विजिबल है, इस केस में क्या होता है, एक डिफेंडेंट है, डिफेंडेंट का एक सर्वेंट है। Means one person is working under a direction of defendant. He can be his driver or anyone else. So basically we are saying that person is servant of the defendant. वो क्या करता है, वो अपने दो अनअटेंडेड हॉर्सेस को पब्लिक स्ट्रीट पर छोड़ देता है। अनअटेंडेड हॉर्सेस का मतलब यहाँ पर हो गया कि हॉर्सेस को उसने किसी चीज़ से टाई अप नहीं किया, ओपनली पब्लिक स्ट्रीट पर वो हॉर्सेस बैठे हुए हैं। रैंडमली उस रोड पर कुछ बच्चे खेल रहे थे तो उन बच्चों ने क्या किया, हॉर्स के ऊपर स्टोन फेंका, और उस स्टोन फेंकने की वजह से वो हॉर्स जंप करता है और एक तरह से रैंडमली मूव करने लगता है। और जब वो हॉर्स ऐसे ही रैंडमली मूव कर रहा है तो वो किसी भी पर्सन को हिट कर सकता है। तो उस मूवमेंट की वजह से एक विमेन को और कुछ अदर पीपल जो रोड पर ऐसे ही ट्रेवल कर रहे थे उनको वो हार्म करने की कोशिश करता है। ये सारा जब सीन क्रिएटेड होता है तो इस सिचुएशन को संभालने के लिए वहाँ पर एक कांस्टेबल आते हैं, क्योंकि इफ़ द पुलिसमैन इज स्टेइंग ऑन द स्ट्रीट और उनको लगता है कि एनी काइंड ऑफ डेंजर इज अकरिंग टू द जनरल पब्लिक और द सिटीजन, सो ही विल इंटरवीन टू प्रोटेक्ट देम। तो ड्यू टू हिज इंटरवेंशन वो आता है और उनको प्रोटेक्ट करता है, और उनको प्रोटेक्ट करता है कि किसी भी तरह की इंजरी वहाँ पर जो बच्चे हैं, जो विमेन हैं, उनको ना हो। तो जब ये सारा प्रोसेस चल रहा है तो कांस्टेबल को उस हॉर्स को रोकने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ अपना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। एंड आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ दैट फोर्स, और आई कैन से दैट ड्यू टू रिजल्ट ऑफ दैट इंटरवेंशन, कांस्टेबल सफर्ड सम काइंड ऑफ इंजरी। देन कांस्टेबल फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट द डिफेंडेंट कि डिफेंडेंट ने अपना अनअटेंडेड हॉर्स को ऐसे ही रोड पर ओपनली छोड़ दिया और डिफेंडेंट का यहाँ पर मिस्टेक था, मुझे इंजरी हुआ डिफेंडेंट की वजह से, मुझे उससे कंपेंसेशन चाहिए। इस केस में डिफेंडेंट अपना ये डिफेंस नहीं ले सकता कि
कांस्टेबल ने अपनी मर्जी से इंटरवीन किया था उस विमेन को और उन बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए, या रोड पे जितने भी बाकी लोग ट्रेवल कर रहे थे या चल रहे थे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए. द रीजन इज दिस डेंजर इज क्रिएटेड बाय द डिफेंडेंट ओनली. इफ डिफेंडेंट सर्वेंट इज वर्किंग तो वी कैन से, हम कह सकते हैं कि डिफेंडेंट का सर्वेंट मीन्स द डिफेंडेंट, क्योंकि डिफेंडेंट का सर्वेंट इज वर्किंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ द डिफेंडेंट और ही इज डूइंग एन एक्शन इन ड्यू कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. इज इट क्लियर? प्लीज लेट मी नो. हाँ जी मैम. ओके. नेक्स्ट केस वॉज वेगनर वर्सेस इंटरनेशनल रेलवे. इस केस में भी कुछ इस तरह का होता है कि एक रेलवे पैसेंजर को मूविंग ट्रेन से बाहर फेंक दिया जाता है और किसी भी पर्सन ने अगर उस रेलवे पैसेंजर को रेल से बाहर थ्रो किया तो उस व्यक्ति के साथ जो उसके साथ कुछ फ्रेंड्स वगैरह ट्रेवल कर रहे थे वो सडनली उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रेन से जंप करते हैं और अपने फ्रेंड को ढूंढने की कोशिश करते हैं. लेकिन वहाँ पर इतना ज़्यादा कंप्लीट डार्कनेस था, रात का टाइम था, या वो पर्सन ब्रिज पर से गिरा, इस वजह से उसके फ्रेंड का कुछ भी पता नहीं चल पाता है. लेकिन जिस व्यक्ति ने जंप किया उसको कुछ सीवियर इंजरीज हो जाती हैं. तो जब उसको इंजरीज होती हैं तो इंजरीज के लिए वो सूट फाइल करता है अगेंस्ट द रेलवेज और ही इज सीकिंग द कंपेंसेशन और डैमेजेस ड्यू टू देयर एक्ट बिकॉज ही हैज सफर्ड सम काइंड ऑफ इंजरी. So railway company was saying that it was a act of voluntary non-fit injuria. The person who has jumped from the moving train in search of his friend has given his consent. He jumped by himself only. No person from the railway or railway department has forced him to save the life of that passenger. So court said that railway company cannot take the defense of the voluntary non-fit injuria and company is equally liable because it was a rescue case. The person who has jumped from the moving train to save his friend was saving someone from the danger which is created by the railway company only. So that's why railway company was liable. Another case is there, Baker versus T.E. Hopkins and Son. इस केस में भी ऐसा ही होता है कि एम्प्लॉयर की नेग्लिजेंस की वजह से पेट्रोल पंप में कुछ पॉइजनस फ्यूम्स फिल्ड अप हो जाती हैं. डॉक्टर बेकर जो होते हैं वहाँ पर, वो उस पर्सन को उनको बुलाया जाता है हेल्प करने के लिए, लेकिन वो वहाँ पर एंटर नहीं कर पाते उस वेल में क्योंकि उनको लगता है कि भाई अगर मैं इस वेल में एंटर करूँगा तो ये बहुत ही रिस्की पोजीशन हो जाएगी और मुझे यहाँ पर इंजरी होगा. वो थोड़ा सा अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, वो वहाँ पर एंटर नहीं करते हैं, लेकिन स्टिल वो वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर जाने के बाद जो वहाँ पर वर्कमैन काम कर रहे थे उस वेल के अंदर, वेल ऑफ द पेट्रोल पंप, तो उन वर्कमैन को वहाँ से रिमूव करते हैं जो उस वेल में फंस गए थे. डॉक्टर हिमसेल्फ वॉज ओवरकम बाय द फ्यूम्स. डॉक्टर जो आए थे, डॉक्टर बेकर, वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो खुद को, जब उन्होंने उनको वर्कर्स को प्रोटेक्ट किया तो कुछ फ्यूम्स वगैरह उनकी बॉडी में भी गया, जिसकी वजह से उनको भी कहते हैं कि बॉडी में वर्किंग प्रॉपर्ली नहीं हो पाया, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हुई या कुछ भी चीज़ हुआ, उसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा और हॉस्पिटल में उनको डेड डिक्लेयर कर दिया. तो जो डॉक्टर बेकर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे, ऑब्वियसली उनके जो फैमिली मेम्बर्स होंगे, उन्होंने सूट फाइल किया अगेंस्ट द डिफेंडेंट. तो डिफेंडेंट ने कहा कि डॉक्टर बेकर अपनी कंसेंट से उस वेल में एंटर हुए थे. तो कोर्ट ने बोला कि नहीं, आपको ये डिफेंस नहीं मिलेगा क्योंकि ये जो सारा डेंजर क्रिएटेड किया गया था, ये जो वेल बनाया था, जो पेट्रोल पंप का वेल था, उसमें जो पॉइजनस फ्यूम्स एंटर हो गई थी, वो आपके पेट्रोल पंप का जो अथॉरिटी होगा, जो मैनेजमेंट होगा, उसकी मिस्टेक की वजह से हुआ था. डॉक्टर बेकर वॉज जस्ट सेविंग द वर्कमैन from the danger which is created by the authorities and the management of the petrol pump. So they were liable. Is it clear? हाँ जी मैम. मैम थोड़ा फिर से नॉटशेल में बता सकती हैं आप? Which topic?
this case? दिस केस बेकर वर्सेस टी हॉपकिंस एंड सन्स में क्या होता है, देखिए जैसे एक पेट्रोल पंप होता है, पेट्रोल पंप का एक वेल होता है जहां पर पेट्रोल फिल किया जाता है अंडरग्राउंड एरिया में। उस अंडरग्राउंड एरिया में पेट्रोल पंप के साथ साथ कुछ पॉइजनस फ्यूम्स भी चली जाती हैं। अब वो पॉइजनस फ्यूम्स कैसे गई ये यहाँ पर इतना डिस्क्रिप्शन नहीं है। ऐसे हुआ होगा कि जब उन्होंने उस वेल को पेट्रोल के लिए फिल कराया होगा तो वो जो टैंक आता है पेट्रोल फिल करने के लिए उसके थ्रू कुछ पॉइजनस फ्यूम्स वहाँ पर एंटर हो गई थी। कुछ वर्कमैन थे जो उस वेल के अंदर काम कर रहे थे, तो उस वेल में वो वर्कमैन वहाँ पर स्ट्रक हो जाते हैं और वो पॉइजनस फ्यूम्स में वहाँ पर फंस जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, वहाँ से निकल नहीं पाते। डॉक्टर बेकर को वहाँ पर बुलाया जाता है, उनको बोला जाता है कि आप किसी भी तरह से यहाँ से इन वर्कर्स को बाहर निकालिए। तो डॉक्टर बेकर को पहले तो खुद को ही रिस्ट्रिक्ट करते हैं, वो सोचते हैं कि मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, लेकिन बाद में वो वहाँ पर एंटर करते हैं और वहाँ से वर्कर्स को रिमूव कर देते हैं। वर्कर्स तो बच जाते हैं, लेकिन वो जो पॉइजनस फ्यूम्स थी वो डॉक्टर बेकर की बॉडी के अंदर जाती है। डॉक्टर बेकर की बॉडी के जब वो फ्यूम्स अंदर जाएंगी तो बॉडी प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगी, मेटाबॉलिज्म इफेक्ट होगा, सारा ब्लड सर्कुलेशन मतलब ओवरऑल बॉडी फंक्शनिंग स्टॉप हो जाएगी। तो डॉक्टर बेकर को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर बेकर को डेड डिक्लेयर कर देते हैं। जब उनको वहाँ पर डेड डिक्लेयर कर दिया तो डॉक्टर बेकर के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे, ऑब्वियसली उनके जो फैमिली मेंबर्स होंगे, वो सूट फाइल करेंगे पेट्रोल पंप अथॉरिटी के अगेंस्ट। जिस भी पर्सन का वो पेट्रोल पंप होगा या जो भी वहाँ का मैनेजमेंट होगा उनके अगेंस्ट सूट फाइल करते हैं। तो पेट्रोल पंप की जो अथॉरिटीज़ हैं या जो मैनेजमेंट है वो यहाँ पर ये एक तरह से डिफेंस रेज करते हैं कि डॉक्टर बेकर अपनी कंसेंट से एंटर हुए थे, उन्होंने इस इंजरी को सफ़र करने के लिए अपना कंसेंट दिया था, हमने उनको कोई इंजरी नहीं किया। तो कोर्ट ने बोला कि डॉक्टर बेकर जो वर्कमैन को प्रोटेक्ट करने के लिए गए थे वो उन पॉइजनस फ्यूम्स से उनको वहाँ से प्रोटेक्ट करने के लिए गए थे जो पॉइजनस फ्यूम्स पेट्रोल मैनेजमेंट, जो वहाँ का पेट्रोल पंप का मैनेजमेंट है या अथॉरिटी है, उसकी मिस्टेक से वो फ्यूम्स वहाँ पर बनी थी। तो डेंजर क्रिएट किसने किया? पेट्रोल पंप अथॉरिटीज़ ने। उस डेंजर से प्रोटेक्ट करने के लिए वो गए थे वहाँ पर। तो आप ये नहीं कह सकते कि डॉक्टर बेकर का अपना कंसेंट है, दैट्स वाई ही एंटर्ड और उनको इंजरी हुआ और इंजरी के लिए आप लायबल नहीं हो। तो कोर्ट ने बोला कि पेट्रोल पंप का नेग्लिजेंस है, उनके नेग्लिजेंस की वजह से पॉइजनस फ्यूम्स वहाँ पर एंटर हुई थी, वर्कर्स वहाँ पर स्ट्रक हुए थे, डॉक्टर बेकर्स केवल रेस्क्यू करने आए थे। तो रेस्क्यू केसेस में आप ये नहीं कह सकते कि प्लेंटिफ ने अपनी मर्जी से इंजरी खुद को सफ़र करवाया। Is it clear now? Okay, ma'am, got it. Yeah, ma'am, got it. There is another important case, Hyatt versus Great Western Railway. This case was asked in the UGC NET examination. अगर आप PYQs को थोड़ा सा एनालाइज करेंगे तो ये जितने भी केसेस मैंने आपको पढ़ाए हैं ये वहाँ पर क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट में पूछे गए थे। जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि अगर PYQs आपने देखे हैं तो क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा UGC नेट में अब पूछे जाते हैं। वो लोग ये शायद चेक ऑन करना चाहते हैं कि बच्चे का लर्निंग पावर कैसा है, तो वो एक साइड केस लिख देते हैं और एक साइड उनका ईयर लिख देते हैं और मैचिंग में पूछ लेते हैं, या फिर केसेस का नेम देकर उसको क्रोनोलॉजी में अरेंज करने के लिए कहते हैं। सो दीज केसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अनदर केसेस हायत वर्सेस ग्रेट वेस्टर्न रेलवे कंपनी। तो उन्होंने यहाँ पर ये देखा कि प्लेंटिफ को कुछ इंजरी हो जाती है। वो इंजरी उसको क्यों हो गई थी? क्योंकि वो डिफेंडेंट की गाड़ी से लगने वाली फायर से डिफेंडेंट को बचा रहा था। डिफेंडेंट की कार होगी, डिफेंडेंट की कार से कुछ आग वगैरह लग जाती है और जब प्लेंटिफ ये सीन देखता है तो प्लेंटिफ वहाँ पर रेस्क्यू करने के लिए आता है और रेस्क्यू करने की वजह से क्या होगा? प्लेंटिफ को ऑब्वियसली इंजरी होगी। तो प्लेंटिफ क्या करेगा? डिफेंडेंट के अगेंस्ट सूट फाइल करेगा और बोलेगा कि मुझे इंजरी हुआ है, आप मुझे कंपेंसेट करें, आप मुझे कुछ कंपेंसेशन प्रोवाइड करें। तो डिफेंडेंट बोलेगा कि आप खुद मुझे रेस्क्यू करने आए थे, आपने खुद से कंसेंट, आपका खुद का कंसेंट था, आपको मैंने इनवाइट नहीं किया था कि आप मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए आइए। तो कोर्ट यहाँ पर बोलेंगे कि डिफेंडेंट आप इस तरह का डिफेंस नहीं ले सकते बिकॉज दैट डेंजर वॉज क्रिएटेड बाय योर सेल्फ।
आपने डेंजर क्रिएट किया, आपके डेंजर से प्लेंटिफ आपको प्रोटेक्ट करने आया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्लेंटिफ ने इंजरी कॉज करने का, अपने आप को इंजरी करवाने का कंसेंट दिया था. दैट्स व्हाई डिफेंडेंट वाज आल्सो हेल्ड लायबल इन दिस केस. एक केस आपका यहाँ पर एक एक्ट है, इंग्लैंड में है ये, इंडिया में एज सच कोई अभी तक स्टैट्यूट बना नहीं है. तो अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स एक्ट 1977 का ये इंग्लैंड में एक लॉ है. आप इसका ईयर याद रखना और ये कहाँ पर है ये भी आप याद रखें कि इट इज़ एप्लीकेबल इन इंग्लैंड. ये यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस इम्पोज करता है. ये कहता है कि अगर कोई भी पर्सन ऐसा है जो किसी भी तरह का कोई नेग्लिजेंस कॉज कर रहा है और उस नेग्लिजेंस की वजह से किसी सामने वाले पर्सन को कोई भी इंजरी कॉज होती है, तो वो अपनी लायबिलिटी को एक्सक्लूड नहीं कर सकता. सो इट इज सेइंग दैट दिस एक्ट लिमिट्स द राइट ऑफ द पर्सन टू एक्सक्लूड हिज लायबिलिटी रिजल्टिंग फ्रॉम हिज नेग्लिजेंस इन अ कॉन्ट्रैक्ट. दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है. देयर आर टू पर्सन ए एंड बी. ए और बी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया और उसमें बी किसी भी तरह का कोई नेग्लिजेंस करता है. तो जब नेग्लिजेंस करेगा तो कुछ डेंजर क्रिएटेड होगा और उस डेंजर से ए को इंजरी होगी, तो ए बी के अगेंस्ट सूट फाइल करेगा. तो अब बी यहाँ पर अपनी लायबिलिटी को एक्सक्लूड नहीं कर सकता. किस किस कंडीशन में एक्सक्लूड नहीं कर सकता वो यहाँ पर ये अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स एक्ट बताता है. जैसा कि ये सेक्शन 1 यहाँ पर क्या कह रहा है, आपको बस मेजर देख लेना है, ज़्यादा इसमें डेप्थ में आपको नहीं जाना है क्योंकि ये आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है. बस आपको इसका ईयर याद रखना है और कहाँ पर ये प्रिवेल करता है ये याद रखना है. मेजरली अगर हम देखें तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है जो सबसेक्शन 1 है वो कह रहा है कि अगर किसी पर्सन के नेग्लिजेंस की वजह से किसी सामने वाले व्यक्ति की डेथ हो जाती है या उसको किसी तरह की कोई पर्सनल इंजरी हो जाती है, तो आप अपनी लायबिलिटी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते. आप ये नहीं कह सकते कि ये तो बस मेरा नेग्लिजेंस था, ये मैंने इंटेंशनली नहीं किया. सेक्शन 1 आप इसका इंपॉर्टेंट याद रखिएगा और इसका ईयर. देन यहाँ पर एक छोटा सा डिफरेंस डिस्कस किया गया है वॉलंटारी नॉन फिट इंजूरिया एंड कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस से. वॉलंटारी नॉन फिट इंजूरिया हमने पढ़ा था कि ये एक तरह का कंप्लीट डिफेंस होता है. प्लेंटिफ को कोई इंजरी हुआ तो डिफेंडेंट ये कह सकता है, रेस्क्यू केसेस को छोड़कर बाकी सारे केसेस में डिफेंडेंट ये कह सकता है कि प्लेंटिफ ने खुद से कंसेंट दिया था. जैसे दो पर्सन है ए और बी और इन दोनों पर्सन ने आपस में ये एग्री किया कि हम तलवारबाजी करेंगे या सोर्ड लेकर हम आपस में एक प्ले करेंगे. और अगर वो जो तलवारबाजी कर रहे हैं और एक तलवार से ए की तलवार से बी को कोई इंजरी हो जाती है, तो बी अब ए से कोई कंपेंसेशन नहीं ले सकता. क्यों? क्योंकि ए यहाँ पर एक डिफेंस लेगा और ये बोलेगा कि ए और बी हम दोनों का प्रॉपर कंसेंट था. उसको पता था कि अगर हम तलवारबाजी करेंगे तो इंजरी होगी ही होगी. तो इसमें यहाँ पर इंजरी देने के लिए, इंजरी सफ़र करने के लिए, हार्म सफ़र करने के लिए बी ने कंसेंट दिया है. दिस इज़ वॉलंटारी नॉन फिट इंजूरी और ये एक कंप्लीट डिफेंस होता है. यहाँ पे डिफेंडेंट बच जाता है, अपनी लायबिलिटी को एक्सक्लूड कर लेता है, लेकिन रेस्क्यू केसेस में नहीं कर पाता, जैसा कि अभी हमने ऊपर केसेस में डिस्कस किया. एक होता है कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस. कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस क्या होता है? जहां पर दोनों व्यक्ति हैं, एक पर्सन है ए और एक पर्सन है बी, दोनों को इंजरी हुआ है और दोनों के साथ के नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है. ए का भी ड्यूटी बनता था टेक केयर करने का, बी का भी ड्यूटी बनता था किसी सर्कमस्टांसेस को रोकने का, लेकिन उन दोनों ने कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस किया तो वो दोनों पर्सन लायबल होंगे. जैसे इज माई स्क्रीन इज विजिबल? यस मैम. ओके. जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक बस इस डायरेक्शन से आती है और दूसरी बस इस डायरेक्शन से आती है और दोनों बसेस बहुत स्पीडीली मैनर में आ रही हैं और एक दूसरे के बिल्कुल क्लोजली रन कर रही हैं
और उन दोनों बसेस के बीच में एक साइकिल है, एक साइकिल पर एक पर्सन ट्रेवल कर रहा है। अगर ये दोनों अपना स्पीड स्लो करते और एक टाइम पर ब्रेक लगाते तो शायद ये साइकिल वाला पर्सन बच जाता, लेकिन ये दोनों ही बिल्कुल स्पीडी मैनर में आ रहे थे, दोनों ने ही अपना रैश ड्राइविंग कर रहे थे, और इनको ये भी नहीं पता था कि ये एरिया है यहाँ पर जो लाइट व्हीकल्स हैं वो लोग भी ट्रेवल करते हैं, लेकिन फिर भी ये इतना ज़्यादा फास्ट ड्राइव करके आ रहे हैं और इन्होंने दोनों ने ही ब्रेक नहीं लगाया और इन दोनों के बीच में आकर साइकिल वाला इंजर्ड हो जाता है। तो यहाँ पर ये नहीं बोलेगा ए कि मेरे बस से कुछ नहीं हुआ, बी की बस से ये इंजरी कॉज हुई है, या बी ये नहीं बोलेगा कि ए की बस से इंजरी हुई है। यहाँ पर दोनों ही कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस क्रिएट कर रहे हैं, सो बोथ आर लायबल। तो कुछ केसेस में क्या होता है, डिफेंडेंट और प्लेंटिफ दोनों ही लायबल होते हैं। ये वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया से थोड़ा सा अलग केस है, यहाँ पर दोनों का नेग्लिजेंस आपको देखने को मिलेगा। वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया में तो प्लेंटिफ को पता होता है, प्लेंटिफ को डेंजर का दोनों चीज़ें पता होती हैं कि किस तरह की एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व हो रहा है और किस लिमिट तक उसको डेंजर कॉज हो सकता है। लेकिन कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस में क्या होता है, कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस में पता दोनों को ही नहीं था कि क्या क्या हो सकता है, लेकिन दोनों का ड्यूटी बनता था टेक केयर करने का, उन चीज़ों को रोकने का, लेकिन वो रोकते नहीं है, तो दोनों ही लायबल होते हैं। वहाँ पर आप एक तरह से कोई डिफेंस नहीं ले सकते। इज इट क्लियर? हाँ जी मैम। ओके, हम लोग ये जनरल डिफेंसेस पढ़ रहे हैं। इससे पहले की जो 2 वीडियोस थी उसमें हम लोगों ने यहाँ तक कवर कर लिया था, तो आप एक बार वो पुराने वीडियोस को भी देख लीजिएगा, तो ये लिंक आपका कनेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम जो डिफेंस पढ़ रहे हैं वो है प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर। अगर 2 पर्सन हैं ए और बी और दोनों कोर्ट में जाते हैं, और दोनों कोर्ट में क्यों गए हैं, क्योंकि ए ने बी के अगेंस्ट कोई सूट फाइल किया है, तो आपको पता है ए तो यहाँ पर प्लेंटिफ होगा और बी यहाँ पर डिफेंडेंट होगा। तो जब डिफेंडेंट के अगेंस्ट सूट फाइल होगा और डिफेंडेंट को बुलाया जाएगा आंसरिंग करने के लिए, तो डिफेंडेंट सीधा सीधा कोर्ट को बोलेगा कि यहाँ पर प्लेंटिफ ही रॉन्ग डूअर है। वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया में प्लेंटिफ कंसेंट दे रहा था इंजरी को सफ़र करने के लिए, लेकिन यहाँ पर इंजरी को सफ़र करने का कंसेंट नहीं है। यहाँ पर जो टॉर्ट है, जिस टॉर्ट के लिए ये जो प्लेंटिफ है ये बी के ऊपर जो एलिगेशन लगा रहा है, जिस टॉर्ट के लिए वो एलिगेट कर रहा है, वो जो टॉर्ट है वो ए ने ही कमिट किया है। ए इज़ द रॉन्ग डूअर। एक बार इसको डिस्कस करते हैं, ये पॉइंट क्या कहता है। ये जो प्लेंटिफ रॉन्ग डूअर है, ये वाला कॉन्सेप्ट जब आप पढ़ते हो तो आपको एक लीगल मैगजिम पढ़ना होता है, एक्स टर्पी कॉजा नॉन ऑरिटर एक्शियो। ये कहती है कि अगर आपका कोई भी इमोरल कॉज है तो कोई भी एक्शन अराइज नहीं होता। आप सामने वाले पर्सन को किडनैप करके ये नहीं बोल सकते कि इस सामने वाले व्यक्ति ने ही मुझे किडनैप किया है। मतलब अगर एक पर्सन है ए और एक पर्सन है बी, ए ने बी को फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में रखा, कहीं पर इसको रॉन्गफुली कन्फाइन कर लिया, हम कन्फाइनमेंट की बात करते हैं, रॉन्गफुली कन्फाइन कर लिया, तो अब रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के लिए वो एक्शन किसने किया है, दैट एक्शन इज कमिटेड बाय ए। तो अब ए अपने आप से कोर्ट में जाके नहीं बोलेगा कि बी ने मुझे रॉन्गफुल कन्फाइन किया है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में जो रॉन्ग डूअर है वो प्लेंटिफ खुद है, वो ए पर्सन खुद है। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि अगर प्लेंटिफ ने कोई अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट किया है या अनलॉफुल कोई भी एक्शन किया है, तो फिर वो कोई भी किसी तरह की डैमेजेस रिकवर नहीं कर सकता फ्रॉम द डिफेंडेंट। डिफेंडेंट ये बोलेगा कि ये जो क्लेमेंट है, जिस चीज़ की आप डैमेजेस मांग रहे हो, इसमें आपका खुद का ही गलती था, आप खुद ही रॉन्ग डूअर थे, एंड ही इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू द डैमेजेस। अब इसका मतलब ये भी नहीं होगा कि डिफेंडेंट को कंप्लीटली छोड़ दिया जाएगा। प्रॉपर इंक्वायरी होगा, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगा, एविडेंसेस देखे जाएंगे और फिर उसके बाद डिक्लेयर होगा कि इसको फ्री करना है या फिर नहीं करना है। जैसे कि एक केस था बर्ड वर्सेस होलब्रूक। दिस केस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ये भी आपका यूजीसी नेट में पूछा गया है।
इस केस में क्या कहता है, plaintiff was entitled to recover the damages suffered by him due to the spring guns set up by him in his garden without any notice for the same. यहां पर इस तरह का एक सिचुएशन क्रिएट होता है कि एक प्रॉपर्टी है या आप बोले कि एक गार्डन है, और वो गार्डन किसका है, वो डिफेंडेंट का गार्डन है। प्लेंटिफ यहां पर एंटर करता है बिना डिफेंडेंट की परमिशन से। तो क्या आप मुझे बताओगे कि किस तरह का टॉर्ट है जहां पर एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन की प्रॉपर्टी पर एंटर कर रहा है विदाउट हिज परमिशन? विच काइंड ऑफ टॉर्ट प्लेंटिफ इज गोइंग टू कमिट? एनी आइडिया? नो मैम। ओके, देखिए ये एक तरह का ट्रेसपास होता है, आपने ये वर्ड सुना होगा। यस 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 मैम, ट्रेसपासिंग, राइट। ट्रेसपास 3 तरह से होता है। ट्रेसपास लैंड पर भी हो सकता है, ट्रेसपास किसी की कोई मूवेबल प्रॉपर्टी पर भी हो सकता है, और ट्रेसपास किसी पर्सन पे भी हो सकता है। मतलब अगर एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को बिना उसकी परमिशन के कहीं पर भी मूव नहीं करने दे रहा है और उसको एक रूम में लॉक कर दिया, तो ये भी एक तरह का ट्रेसपास है। आप किसी पर्सन के आगे खड़े हो गए और आपने बोला कि आप इस पोजीशन से आगे मूव नहीं कर सकते, सो दिस इज ऑल्सो अ ट्रेसपास। किसी का कोई सामान रखा है और बिना परमिशन के आप वहां पर आ रहे हो और उसको चेक कर रहे हो या उसमें कोई छेड़खानी कर रहे हो, सो दिस इज ऑल्सो अ ट्रेसपास। लेकिन जैसे ही आप उसको वहां से रिमूव कर दोगे तो वो थेफ्ट में भी आ जाएगा, फिर वो टॉर्ट से आपका ऑफेंस भी बन जाएगा। सो बेसिकली मैं बता रही थी कि यहाँ पर इस केस में होता क्या है। तो इस केस में देयर इज अ गार्डन, गार्डन बिलोंग्स टू द डिफेंडेंट। अब इस गार्डन की सेफ्टी के लिए कुछ स्प्रिंग गन्स यहाँ पर इस गार्डन में इंस्टॉल किए हुए थे। प्लेंटिफ यहाँ पर आता है बिना डिफेंडेंट की परमिशन के। सो बेसिकली प्लेंटिफ क्या है, प्लेंटिफ एक तरह का ट्रेसपासर है। प्लेंटिफ जैसे ही इस प्रॉपर्टी पर आता है और ये स्प्रिंग गन इसको लगती है और इससे इसको इंजरी हो जाती है, तो प्लेंटिफ कोर्ट में जाता है और बोलता है कि डिफेंडेंट के गार्डन पे जब मैं गया तो मुझको स्प्रिंग गन से इंजरी हो गई, तो अब आप मुझे डैमेजेस दिलवाइए, कोर्ट से कह रहा है। तो कोर्ट में डिफेंडेंट क्या कहता है, कोर्ट में डिफेंडेंट कहता है कि प्लेंटिफ खुद एक रॉन्ग डूअर है। क्यों रॉन्ग डूअर है? क्योंकि इसने ट्रेसपास कमिट किया है। अगर ये मेरे गार्डन में एंटर ही नहीं करता, सो ही विल नॉट बी एबल टू गेट एनी काइंड ऑफ इंजरी फ्रॉम और बाय एक्ट ऑफ माई स्प्रिंग गन्स, या मेरी प्रॉपर्टी पर आने से ये अगर आता ही नहीं तो इसको किसी तरह की इंजरी ही नहीं होती। तो कोर्ट ने यहाँ पर बोला कि प्लेंटिफ तो ट्रेसपासर है, वो बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप कंप्लीटली लायबिलिटी से फ्री हो जाओगे ऐसा भी नहीं है। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन के लिए किसी भी तरह का कोई स्प्रिंग गन्स लगा रहे हो, या आपने देखा होगा कोई कोई अपने घर के बाहर इलेक्ट्रिक वायर्स लगाता है, कुछ ऐसे शार्प ऐसे क्या कहते हैं उसको, कुछ कांटे वगैरह लगाते हैं, कोई फेंसिंग कराते हैं और उस फेंसिंग में उन्होंने इलेक्ट्रिक करंट डाला हुआ है और वहां पर आपने किसी तरह का कोई नोटिस बोर्ड भी नहीं लगाया है, तब आप लायबल होंगे। ये प्लेंटिफ तो लायबल है, इसने तो ट्रेसपास कमिट किया है, लेकिन आप इसलिए लायबल हैं क्योंकि आपने विदाउट नोटिस अपनी प्रॉपर्टी पर स्प्रिंग गन्स इंस्टॉल किया। अगर आपने वहां पर नोटिस लगाया होता तो आपकी किसी तरह की कोई भी लायबिलिटी नहीं थी। तो डैमेजेस तो आपको प्लेंटिफ को देना पड़ेगा। डैमेजेस इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि बिना इंफॉर्मेशन के, बिना नोटिस के आप क्या लगा रहे हो, आप स्प्रिंग गन्स लगा रहे हो, क्योंकि आपने नोटिस नहीं दिया, दैट्स वाई आपको कंपेंसेशन तो प्लेंटिफ को देना पड़ेगा। हाँ, प्लेंटिफ ट्रेसपासर है, उसके लिए प्लेंटिफ को अलग से हम पनिशमेंट भी प्रोवाइड करेंगे। इज इट क्लियर? हाँ जी मैम। ओके, देयर वॉज अनदर केस, पिट्स वर्सेस हंट। इस केस में 2 बच्चे होते हैं
वैसे तो वो माइनर ही है, एक तो खैर मेजर हो चुका है, दूसरा माइनर है। एक का एज 18 ईयर ओल्ड है और एक का 16 ईयर। जो 18 ईयर ओल्ड पर्सन है, वो जो एक चाइल्ड है, वो इनकरेज करता है अपने फ्रेंड को जिसकी एज 16 ईयर की है, और उसको कहता है कि तुम्हें ड्राइव करना है और बहुत फास्ट करना है, और वो ड्रंकन कंडीशन में है, मतलब दोनों ने ही एक तरह से ड्रिंक किया हुआ है, एक माइनर है और एक अभी अभी मेजर ही हुआ है, वो 18 ईयर ओल्ड है। 18 ईयर वाला 16 ईयर ओल्ड वाले बच्चे को एनकरेज करता है और उसको बोलता है कि फास्ट ड्राइव करो, और जब वो फास्ट ड्राइव करेंगे और ड्रंक कंडीशन में वो ड्राइव कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उनका एक्सीडेंट होगा, और एक्सीडेंट होने की वजह से जिस व्हीकल से एक्सीडेंट हुआ उस व्हीकल के ड्राइवर की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। साथ में कोई अदर व्हीकल भी था, वहां पर भी जो राइडर था उनको भी इंजरीज हो जाती हैं। तो जितने भी यहाँ पर डिजीज्ड पर्सन थे, जैसे ये व्यक्ति जो मरा, डिसीज्ड पर्सन मीन्स जिस पर्सन की डेथ हो गई, ड्राइवर की यहाँ पर डेथ हो गई, तो ड्राइवर के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मीन्स जो उसके रिलेटिव्स हैं, वो कंपेंसेशन मांगते हैं इन दोनों बच्चों से, इन दोनों बच्चों की फैमिली से। तो यहाँ पर प्ली ये लिया गया कि यहाँ पर प्ली इन्होंने ये लिया कि भाई ये पर्सन खुद से ही क्या था, रॉन्ग डूअर था। इन बच्चों को भी इंजरी हुआ होगा, लेकिन ये बच्चे खुद से ही क्या है, ये रॉन्ग डूअर है। यहाँ पर इन बच्चों को तो किसी तरह का कोई भी इंजरी के लिए डैमेजेस नहीं मिलेगा क्योंकि ये रॉन्ग डूअर है। यहाँ पर डैमेजेस आपको देना पड़ेगा जिस व्यक्ति की डेथ हुई है। इज इट क्लियर? हाँ जी मैम। ओके, सो नाउ नेक्स्ट डिफेंस इज इनएविटेबल एक्सीडेंट। इनएविटेबल एक्सीडेंट मीन्स, एक्सीडेंट आप बहुत ही सिंपल तरीके से समझ सकते हो, जैसे अगर हमसे भी कोई काम ऐसा हो जाता है जो हमारा इंटेंशनली नहीं था, या जिसको हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है, या हमने बिल्कुल प्रॉपर केयर और प्रिकॉशन लिया लेकिन उसके बाद भी हम उसको अवॉइड नहीं कर पाए। जैसे यू आर होल्डिंग अ कप ऑफ टी, और वो जो कप है वो बहुत ही ज़्यादा हॉट है और वो कप आपके हाथ से स्लिप हो जाएगा, तो क्या वहाँ पर आपका कोई एक्शन इंटेंशन से हुआ है? वो आंसर इज नो। वो एक एक्सीडेंट था, आपने उसको कितना भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश किया, कितना भी आपने ड्यू केयर और प्रिकॉशंस किया, लेकिन फिर भी आप उसको अवॉइड नहीं कर पाए। तो इसी तरह की अनएक्सपेक्टेड इंजरी जिसको आप ड्यू केयर और प्रिकॉशंस के बाद भी अवॉइड नहीं कर पाते या आप उसको स्टॉप नहीं कर पाते, उसको आप कहते हैं इनएविटेबल एक्सीडेंट्स। और ये एक्सीडेंट क्या है? एक्सीडेंट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ गुड डिफेंस। डिफेंडेंट यहाँ पर ये कह सकता है कि मैंने प्रॉपर केयर किया था, मैंने प्रॉपर प्रिकॉशंस लिए थे, लेकिन फिर भी ये काम हो गया, और अगर प्लेंटिफ को कोई इंजरी हुआ है तो इसमें मेरा डिफॉल्ट नहीं है, बिकॉज इट इज प्योरली एन एक्सीडेंट। देयर वॉज नो एनी काइंड ऑफ इंटेंशन टू हार्म द प्लेंटिफ। यहाँ पर आप इसके इसेंशियल एलिमेंट्स याद रखेंगे। इसेंशियल एलिमेंट क्या है? सबसे पहला तो है कि अनएक्सपेक्टेड इंजरी है, दूसरा ये है कि आपने ड्यू केयर और प्रिकॉशन किया, मींस डिफेंडेंट ने ड्यू केयर और प्रिकॉशन किया, लेकिन उसके बाद भी वो उसको अवॉइड और स्टॉप नहीं कर पाया। ये तीन इसके मेजर एसेंशियल एलिमेंट रहेंगे। कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है, अभी यूजीसी नेट के एग्जाम में एक क्वेश्चन ऐसा आया था कि उन्होंने नेग्लिजेंस के एसेंशियल एलिमेंट पूछे थे, तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं, किसी भी चीज़ का पूछ ले कि एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं, तो आप यहाँ पर इसको याद रखेंगे। तो ये एक तरह का आपका डिफेंस है, डिफेंडेंट इसका डिफेंस ले सकता है और कह सकता है कि मैंने बहुत ड्यू केयर और प्रिकॉशन किया, लेकिन उसके बाद भी मैं इस इंजरी को नहीं रोक पाया और मेरा प्लेंटिफ को हार्म करने का किसी भी तरह का कोई इंटेंशन नहीं था। इसको भी हम एक इलस्ट्रेशन से, एक केस से समझते हैं ताकि हमको एक प्रॉपर क्लियरेंस आए। एक केस था स्टैनली वर्सेस पोवेल। दो पर्सन है और वो दोनों आपस में नोन पर्सन है, ऐसा नहीं है कि वो स्ट्रेंजर हैं। वो दोनों पर्सन फीजेंट शूटिंग पर जाते हैं। फीजेंट इज अ काइंड ऑफ बर्ड और वो उसकी शूटिंग पर जाते हैं। तो डिफेंडेंट क्या करता है? डिफेंडेंट उस फीजेंट पर फायर करता है बुलेट से, लेकिन वो बुलेट एक पेड़ से टकराती है, ओक ट्री से रिफ्लेक्ट होकर वो प्लेंटिफ को लग जाती है।
फीजेंट पर उसने अपना टारगेट किया, फीजेंट अपनी जगह से हटा, वो बुलेट ओक ट्री पर लगी और ट्री से लगकर वो रिफ्लेक्ट हो गई किस पर? प्लेंटिफ पर। प्लेंटिफ को कुछ मैम आई सीरियस, नो अबाउट दिस केस मैम, मुझे ये वाला केस पता है मैम। अच्छा अच्छा, तो इसमें क्या हुआ था? कि लाइक जब ट्री को हिट किया वो बुलेट, हाँ, देन वो रिबाउंड होके बी को इंजोर इंजोर कर दिया। ओके, सो बट इसमें ये होता है कि ए कैन टेक द डिफेंस ऑफ इनएविटेबल एक्सीडेंट, हाँ वो वहां पर ये डिफेंस बिकॉज लेगा। हाँ वो बर्ड को मारने जा रहा था, वो गलती से जाके ट्री को हिट करके बी को लग गया। बिल्कुल, हाँ तो मैंने भी शायद यही बोला था ना। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी, ओके, सो यहाँ पर बिल्कुल यही हुआ कि डिफेंडेंट ने यहाँ पर डिफेंस लिया कि मेरा ओक ट्री को मैं हिट, उसको फीजेंट को मैं हिट कर रहा था, लेकिन वो ओक ट्री से रिफ्लेक्ट होकर वहाँ पर गया, तो उसने इनएविटेबल एक्सीडेंट का डिफेंस लिया। सो डिफेंडेंट वॉज नॉट लायबल इन दिस केस। ठीक है, फिर इसके बाद एक केस आता है असम स्टेट कॉरपोरेशन एटसेट्रा फेडरेशन लिमिटेड वर्सेस श्रीमती अनुभा सिन्हा। इस ये वाला केस आपने रीड आउट किया था? जी मैम ये हाँ मैम, ओके, थोड़ा सा वो बताएंगे शायद आप? ये वाला इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट होता है ना इसमें। हाँ, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट ही होता है। चलिए मैं एक बार थोड़ा सा राइट। मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर हाँ देती जी हूँ, हाँ जी। क्योंकि ये रिकॉर्डेड लेक्चर है तो ये सबके लिए ही अवेलेबल होगा, है ना, तो मुझे तो इसको ओके एक्सप्लेन ओके करना मैम। ही होगा। चलिए मैं थोड़ा सा राइट इसके राइट राइट। बारे में बताती हूँ। इस केस में क्या होता है कि एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी प्लेंटिफ की है, और वो प्रॉपर्टी प्लेंटिफ लेट आउट कर देता है डिफेंडेंट को, मीन्स रेंट पर दिया या लीज पर दिया, दैट वॉज नॉट अवर कंसर्न। तो जो टीनेंट होते हैं वहाँ पर, मीन्स जो प्लेंटिफ है, वो डिफेंडेंट से रिक्वेस्ट करता है कि कुछ इलेक्ट्रिक वायरिंग खराब हो रही है और आप इसको ठीक करा लीजिए, ये डिफेक्टिव है, इससे किसी को इंजरी हो सकती है। उसको टाइम टू टाइम इंटीमेशन भी देता है, लेकिन लैंडलॉर्ड ने उसकी बात को सीरियसली नहीं लिया, और जब वो सीरियसली नहीं लेगा तो ऑब्वियसली शॉर्ट सर्किट होगा, शॉर्ट सर्किट से फायर होगी और फायर पूरे घर में फैल जाएगी। टीनेंट की साइड से यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी नेग्लिजेंस नहीं होता। तो अब जब कोई एक्शन लैंडलॉर्ड ने फाइल किया टू क्लेम द कंपेंसेशन, देखो लैंडलॉर्ड का यहाँ पर मिस्टेक है और लैंडलॉर्ड खुद ही कंपेंसेशन क्लेम कर रहा है, तो यहाँ पर ये बोला गया कि इट वॉज अ केस ऑफ इनएविटेबल एक्सीडेंट, टीनेंट यहाँ पर लायबल नहीं है। तो यहाँ पर आप मुझे बताओ कि टीनेंट और क्या डिफेंस ले सकता था? ये तो इनएविटेबल एक्सीडेंट हो गया, ये हमने समझा, लेकिन क्या टीनेंट और एक पॉइंट रेज कर सकता था इस केस में? द नेग्लिजेंस ऑफ द लैंडलॉर्ड। बिल्कुल, और ये भी कह सकता था कि लैंडलॉर्ड इज रॉन्ग डूअर, यस है यस ना, मैम। नेग्लिजेंस है, बिल्कुल नेग्लिजेंस है, वो नेग्लिजेंस हाँ। कमिट कर रहा है, तो वो खुद ही रॉन्ग डूअर है। ठीक है, तो यहाँ पर टीनेंट लायबल नहीं हुआ। अनदर केस वॉज श्रीधर तिवारी वर्सेस यूपी स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। इस केस में भी कुछ इसी तरह से होता है कि एक यूपी एसआरटीसी, मतलब यूपी की एक बस है, और वो एक गांव के पास पहुंचती है जहां पर एक साइकिलिस्ट, मतलब एक छोटा बच्चा जो साइकिल पर सवार होगा या बड़ा होगा वो यहाँ पर मेंशन नहीं किया, लेकिन एक साइकिल पर एक पर्सन है और वो उस बस के सामने आ जाता है। इतना हैविली रेन हो रहा था कि ब्रेक अप्लाई करने से पहले ही वो जो बस होती है वो उससे साइकिल से वहां पर टकरा जाती है, और एक अपोजिट साइड से भी एक और बस आ रही थी। यहाँ पर ये बोला गया कि दोनों बसेस का कोई भी नेग्लिजेंस नहीं था, दोनों ड्राइवर ने कोई नेग्लिजेंस नहीं किया, वो दोनों रोकना चाहते थे इस एक्सीडेंट को। लेकिन आपको ये लगा होगा कि देखो यहाँ पर हैविली रेन लिखा है, तो जब बारिश होती है तो रोड बहुत ज़्यादा गीली हो जाती है, जिसकी वजह से रोड स्लिपरी हो जाती है। अगर आप ब्रेक भी अप्लाई करते हो तो भी आपका व्हीकल कुछ सेकंड के बाद रुकता है। तो जब एक साइकिलिस्ट बीच में है, दो बसेस अपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं और दोनों ही बसेस ब्रेक करके उन बसेस को रोकना चाहते हैं, लेकिन फिर भी इतना एक वो सडन मूवमेंट बना जिसकी वजह से ब्रेक नहीं लग पाए और वो साइकिलिस्ट इंजर्ड हो गया। तो यहाँ पर जब उस इंजर्ड पर्सन ने केस फाइल किया तो यहाँ पर ये बोला गया कि भाई ये इट इज़ अ केस ऑफ इनएविटेबल एक्सीडेंट।
जो डिफेंडेंट है यूपीएसआरटीसी के, वो यहाँ पर लायबल नहीं होंगे। इज इट क्लियर? हाँ जी मैम। ओके। इन सारे केसेस का हमने, देखिए यहाँ पर आगे ये 22 लिखा है, इसका मतलब ये है कि मैंने एक रेफरेंस नोट बनाया है। उस रेफरेंस नोट में पॉइंट नंबर 22 के आगे इस केस का साइटेशन है। तो वो साइटेशन यहाँ पर बार बार कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करता, इसलिए मैंने उसको लास्ट में ऐड ऑन किया है। ये जो नोट्स का कॉपी है ये आपको ग्रुप पे शेयर कर दिया जाएगा, आप वहाँ से इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर आप इसका प्लीज़ साइटेशन ज़रूर देखना, क्योंकि यूजीसी नेट में साइटेशन ज़रूर पूछता है। अब एक केस आता है होम्स वर्सेस मैथर। इस केस में क्या होता है, डिफेंडेंट जो कि एक हॉर्स को ड्राइव कर रहा था, डिफेंडेंट्स हॉर्स वाज बीइंग ड्राइवन बाय हिज सर्वेंट। एक सर्वेंट है, मतलब वही एक पर्सन होगा, किसी के अंडर में काम कर रहा है और वो उस व्यक्ति के हॉर्स को ड्राइव कर रहा है। जब रोड पर हाँ कोई, मैम, then that dog हाँ barks and the plaintiff got injured, बिल्कुल and hence the defendant won't be liable because it comes under the inevitable accident. बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वो एक इनएविटेबल एक्सीडेंट हुआ, क्योंकि ड्राइवर को भी नहीं पता था कि भाई डॉग्स अगर ऐसे बाग करेंगे तो हॉर्स इतना अनबैलेंस हो जाएगा और वो उस हॉर्स की वजह से किसी को कोई इंजरी हो जाएगी। तो ये भी आपका इनएविटेबल एक्सीडेंट का ही पार्ट था। वेरी गुड। आपने पहले कहीं से कोचिंग किया है? नहीं मैम, actually right now as I'm brushing everything, so I can recall. It's like I studied in first sem, so I remember everything. ओके ओके, यू हैव अ वेरी गुड नॉलेज। Thank you मैम। ब्राउन वर्सेस कैंडल, दिस केस आपको पता है इसके बारे में? No मैम, I don't know about it. ओके ओके। इस केस में देखिए क्या होता है ना कि दो पर्सन इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पर डॉग्स इन्वॉल्व है। एक पर्सन प्लेंटिफ, एक पर्सन डिफेंडेंट, दोनों के डॉग्स आपस में झगड़ा करते हैं। डिफेंडेंट उनको रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन इससे क्या होता है, इस एक्सीडेंट से वो प्लेंटिफ को हिट कर देता है। मतलब डॉग्स आपस में लड़ रहे हैं उन दोनों के, और वो डॉग्स को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, और डॉग को रोकने की कोशिश में वो शायद कुछ स्टिक वगैरह लेकर आया होगा या कोई स्टोन वगैरह, और वो चीज़ जिससे भी वो उनको डॉग्स को रोक रहा था वो प्लेंटिफ की आंख में लग जाती है और प्लेंटिफ को किसी तरह की इंजरी हो जाती है। सो प्लेंटिफ कोर्ट में सूट फाइल करता है, बोलता है डिफेंडेंट से कंपेंसेशन दो। तो डिफेंडेंट कहता है दिस इंसिडेंट इज प्योरली इनएविटेबल एक्सीडेंट, जिसके लिए किसी भी तरह का क्लेम लाए नहीं करता। तो कोर्ट ने भी यही बोला कि डिफेंडेंट यहाँ पर लायबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो तो और डॉग्स को रोकने की ही कोशिश कर रहा था, वो एक्सीडेंटली प्लेंटिफ को हिट किया, सो इट वॉज अ प्योरली एन एक्सीडेंट। ये वाला केस आपने पढ़ा होगा, पद्मावती वर्सेस दुग्गा नायक। हेलो, Ma'am, I read it. I guess I forgot. I हाँ heard about. I remember this case, but I don't remember particularly. कोई बात नहीं, मैं इसको बताती हूँ। इस केस में क्या होता है, एक ड्राइवर है, वो शायद गवर्नमेंट सर्वेंट का ही, मतलब गवर्नमेंट की किसी अथॉरिटी के अंडर कोई शायद कलेक्टर होता है, उसका ड्राइवर होता है, समथिंग लाइक दैट। तो वो ड्राइवर क्या करता है, पेट्रोल फिल कराकर आ रहा होता है। दो स्ट्रेंजर्स उसकी जीप में लिफ्ट लेते हैं। जीप में कोई प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से जीप का राइट व्हील निकल जाता है और वो वहाँ से बाहर निकल जाता है। तो जो दो स्ट्रेंजर्स जिन्होंने जीप में लिफ्ट लिया था वो जीप से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि जीप का जब राइट वाला व्हील बाहर निकल जाएगा, ठीक से काम नहीं करेगा, तो जीप तो डिसबैलेंस होगी, जिसकी वजह से वो दोनों स्ट्रेंजर्स बाहर निकल जाते हैं और उनको इंजरी होती है, और उसमें से एक पर्सन की डेथ हो जाती है। तो जिस पर्सन की डेथ हो जाएगी उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट से बोलेंगे कि भाई हमें कंपेंसेशन दिलवाइए ड्राइवर का जो ओनर है उससे, ड्राइवर का जो मास्टर होगा। तो कोर्ट ने यहाँ पर बोला कि मास्टर ऑफ द ड्राइवर इज नॉट लायबल, क्योंकि ये एक प्योरली, इट इज़ अ शेयर एक्सीडेंट, इट इज़ अ प्योर एक्सीडेंट। यहाँ पर स्ट्रेंजर्स वॉलेंटरी आए थे, पहली बात। प्लेंट यहाँ पर वॉलेंटायर नॉन फिट इंजूरिया तो एप्लीकेबल होगा। दूसरा, ये एक प्योर इंसिडेंट है, प्योर एक्सीडेंट है। यहाँ पर ड्राइवर का कोई इंटेंशन नहीं था आपके प्रति कोई टॉर्ट कमिट करने का, तो इन्होंने यहाँ पर वॉलेंटायर नॉन फिट इंजूरिया को एप्लीकेबल करवाया और इसको एक्सीडेंट बोला, और ऐसा बोला कि एक इस तरह का एक्सीडेंट था जिसको कोई सोच भी नहीं सकता था, फोर्स ही नहीं कर सकता था। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ओके।
सो देयर इज अनदर केस, नाइट्रोग्लिसरीन केस। इस केस का पूरा साइटेशन मैंने वहाँ पे नोट डाउन किया है, अब वहाँ से एक बार देखेंगे। इस केस में क्या होता है, डिफेंडेंट को एक वुडन केस मिलता है और उसको उस वुडन केस को, लकड़ी का एक बॉक्स है, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का वो काम करता है। उस बॉक्स में क्या है उसको कुछ भी नहीं पता होता, वो सब अननोन है। कुछ लीकेज वगैरह होती है उस बॉक्स में, क्योंकि वो वुड का बना हुआ बॉक्स है तो कोई भी चीज़ आराम से लीक कर सकती है। डिफेंडेंट क्या काम करता है, उस बॉक्स को अपने ऑफिस में ले जाता है और वहाँ पे उसको एग्जामिन करता है कि चलो देखते हैं कि क्या लीक हो रहा है यहाँ से, अगर किसी तरह का कोई लीकेज है तो हम इसको ठीक कर देंगे। वो इसके लिए वो अंदर उसको लेके जाता है। जब वो उस बॉक्स को लेकर जा रहा था तो वो देखता है कि इसमें नाइट्रोग्लिसरीन भरा हुआ है, और जैसे ही वो कुछ थोड़ा बहुत कुछ कर पाता, वो बॉक्स एक्सप्लोड कर जाता है। और एक्सप्लोड अगर वो बॉक्स हो जाएगा, किसी केमिकल से कोई एक्सप्लोजन होगा, तो वो जो ऑफिस था, उस ऑफिस में जितनी भी चीज़ें थी वो सब डैमेज हो जाती हैं। तो प्लेंटिफ क्या करता है, प्लेंटिफ यहाँ पर सूट फाइल करता है अगेंस्ट द डिफेंडेंट, जिसका जिसके ऑफिस में वो बॉक्स था। तो यहाँ पर बोला कि डिफेंडेंट लायबल नहीं होगा। क्यों लायबल नहीं होगा, क्योंकि डिफेंडेंट को नहीं पता था कि इसमें क्या कंपाउंड है, किस तरह का मटेरियल है और किस तरह से एक्सप्लोजन होगा या क्या होगा। इट वॉज अ प्योरली एक्सीडेंट। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ओके। चलिए एक और केस आता है, ओरिएंटल फायर एंड जनरल इन कंपनी लिमिटेड वर्सेस राजरानी। इस केस में भी क्या होता है, एक ट्रक होता है और उस ट्रक का जो कुछ राइट व्हील में से कुछ स्प्रिंग वगैरह एकदम से सडनली टूट के बाहर गिर जाता है और जिसकी वजह से ट्रक डिसबैलेंस होता है। ड्राइवर उसको कंट्रोल नहीं कर पाता। अपोजिट साइड से एक ट्रैक्टर आता है और वो ट्रक उस ट्रैक्टर में दोनों आपस में कोलाइड कर जाते हैं, दोनों की टक्कर हो जाती है। ड्राइवर और जो ओनर है ट्रक का, वो ये प्रूव नहीं कर पाते कि उनकी साइड से रीजनेबल प्रिकॉशन लिया गया था वाइल ड्राइविंग द ट्रक। तो यहाँ पर कोर्ट ने ये बोला कि आपका यहाँ पर नेग्लिजेंस था। इफ़ यू आर कैरिंग और you are driving your vehicle on the road, then you have to assure yourself that your vehicle is in good condition. You cannot say that we have no any kind of fault, बिकॉज ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब आप व्हीकल रोड पर लेकर जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पर किस तरह से वो व्हीकल रोड पर एक्ट कर सकता है, तो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पर कोर्ट ने बोला कि ये आपका नेग्लिजेंस था, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। तो इस केस में डिफेंडेंट को लायबल बनाया गया। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ओके। देयर इज अनदर डिफेंस, एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड में आप समझ सकते हो कि जैसे कुछ नेचुरल फोर्सेस होती हैं, जैसे बहुत ज़्यादा बारिश आने की वजह से किसी की प्रॉपर्टी ख़राब हो गई, या कहीं पर कुछ सूखा पड़ा और सूखा पड़ने की वजह से किसी पर्सन की फैक्ट्री में पानी की अवेलेबिलिटी नहीं हुई और उसकी फैक्ट्री में प्रोडक्शन नहीं हो पाया और उसका सारा फाइनेंशियल सब कुछ डिस्टर्ब हो गया। या फिर कहीं पर इतनी ज़्यादा बाढ़ आ गई जिसकी वजह से किसी के घर में सीलन आ गया और उसके घर की छत गिर गई। सो ऑल दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ आर नोन एज एक्ट ऑफ गॉड। तो अगर कभी भी प्लेंटिफ कोई भी एलिगेशन लगाता है डिफेंडेंट के ऊपर और जिसमें डिफेंडेंट का कोई रोल भी नहीं था, वो जो इवेंट प्लेंटिफ के साथ हुआ है, जिस चीज़ से प्लेंटिफ को इंजरी हुई है, वो कंप्लीटली एक्ट ऑफ गॉड है। ठीक है, तो ये भी आपका एक तरह का वैलिड डिफेंस बनता है। ये आपका, अगर आपको स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का रूल पता है थोड़ा बहुत, इफ़ यू रिमेंबर? Yes, ma'am. I guess it is led by that landmark case, Ryland versus Fletcher. Fletcher. हाँ। तो इसमें होता है कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी कहता है कि the defendant can be liable for some accidental harms caused without any intention, I guess. ओके, जनरली देखिए इसमें क्या होता है ना, Or any kind of हाँ any kind of negligence on his part. हाँ, मैं आपको बताती हूँ बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का मतलब क्या होता है। आपके पास अपनी एक लैंड है, आप उस लैंड पर कोई सामान लेकर आते हो, कुछ भी किसी भी तरह का कोई भी मटेरियल आप वहाँ पर इकट्ठा कर रहे हो,
और उस लैंड का आप अननेचुरल यूज कर रहे हो, और वो मटेरियल जो आप अपनी लैंड पर लेकर आए हो वो आपके नेग्लिजेंस की वजह से एस्केप कर जाती है, बाहर निकल जाती है, और बाहर जाके वो किसी को इंजरी कॉज कर देती है, देन यू आर स्ट्रिक्टली लायबल। ये इसके एसेंशियल एलिमेंट थे। लेकिन स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी को जब इवॉल्व किया गया था रेलैंड वर्सेस फ्लेचर के केस में, तब उन्होंने कुछ ही डिफेंसेस दिए थे। तो उन डिफेंसेस में एक्ट ऑफ गॉड भी एक तरह का डिफेंस था। क्या था एक्ट ऑफ गॉड में? एक्ट ऑफ गॉड में ये बोला कि जब नेचुरल फोर्सेस की वजह से किसी भी तरह का डैमेज होता है तब वहां पर डिफेंडेंट की कोई भी लाइबिलिटी नहीं रहेगी। तो इस डिफेंस के लिए सबसे ज़्यादा आपको ये रहेगा कि आपको कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स याद रखने हैं कि भाई नेचुरल फोर्सेस होनी चाहिए, और वो नेचुरल फोर्सेस ऐसी होनी चाहिए जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अकरेंस की हो। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अकरेंस मतलब बहुत लिमिट से ही ज़्यादा, जैसे बहुत 5-6 दिन लगातार कंटिन्यूसली एक हैवी रेनफॉल हो गया जिसको कोई पर्सन एंटिसिपेट भी नहीं कर सकता था, या उसके अगेंस्ट कोई रीजनेबल गार्ड भी आप क्रिएट नहीं कर सकते थे। तो ये आपका नेचुरल फोर्सेस में आ जाएगा या एक्ट ऑफ गॉड में आ जाएगा। एक केस था यहाँ पर रामलिंग नदर वर्सेस नारायण रेड्डियर। इस केस में क्या होता है, कुछ भीड़ होती है और उस भीड़ क्या करती है, वो भीड़ डिफेंडेंट की लॉरी को रोब कर लेती है, वहां पर उसमें कुछ लूट वगैरह करती है। तो जब एक लूट हुई है या डकैती हुई है तो ये किसी तरह का कोई एक्ट ऑफ गॉड तो नहीं है, इट इज़ अ प्योरली एन एक्ट ऑफ ह्यूमन। तो यहाँ पर किसी भी तरह का एक्ट ऑफ गॉड कंसिडर नहीं किया गया। ये बोला कि जो ये एक्ट हुआ है ये इट इज़ अ एक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग, और जो भी कोई लॉस हुआ है रॉन्ग डूअर उसको कंपेंसेट करेगा। यहाँ पर इन्होंने पता नहीं क्यों इसको एक्ट ऑफ गॉड का डिफेंस लिया, कोई एक्ट ऑफ गॉड का तो डिफेंस यहाँ बनता भी नहीं है। इज इट क्लियर? हाँ जी मैम। ओके, सो नेक्स्ट केस इज निकोलस वर्सेस मार्शलैंड। इस केस में क्या होता है, डिफेंडेंट अपनी प्रॉपर्टी पर ना एक आर्टिफिशियल लेक बनाता है, और वो क्या करता है, नेचुरल स्ट्रीम से अपना वाटर लेता है और अपनी ज़मीन पर कलेक्ट करता है, मतलब क्योंकि उसको आर्टिफिशियल लेक बनाना था। तो अब क्या हुआ, वहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बारिश हो गई, इतना ज़्यादा बारिश हुआ कि अब तक इससे पहले इससे ज़्यादा बारिश नहीं हुई थी। तो जो उसने आर्टिफिशियल लेक बनाया था, उस लेक के चारों ओर जो उसने किनारी बनाई होगी, जो एम्बेकमेंट बनाया होगा जिससे पानी बाहर ना निकले, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है और सारा का सारा पानी बाहर चला जाता है। और बाहर जाएगा तो कहाँ, सबसे पहले नेबर पे जाएगा। नेबर के ब्रिज थे और वो चारों के चारों ब्रिज उसके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा पानी आ गया। एक तो बारिश का पानी, प्लस आपने जो अपनी आर्टिफिशियल लेक में जो पानी आपने भरा था वो वाला पानी, उस इतने सारे हैवी वाटर की वजह से प्लेंटिफ की प्रॉपर्टी डैमेज हो गई। तो कोर्ट ने यहाँ पर बोला कि डिफेंडेंट तो आर्टिफिशियल लेक बना सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और ये जो हैवी रेनफॉल हुआ जिसकी वजह से इस लेक की ये सारी किनारी वगैरह ये सब टूट गई, ये इट इज़ अ प्योरली एन एक्ट ऑफ गॉड। क्योंकि ये एक्ट ऑफ गॉड है इसलिए डिफेंडेंट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज लायबल। इज इट क्लियर? हाँ जी मैम। यू हैव एनी डाउट? नो मैम। ओके, एक हैंड रेजिंग का साइन मुझे शो हो रहा है मेरे दूसरे डिवाइस पे। ओके ओके ओके, वो मेरे ही दूसरे डिवाइस से हो रहा था। चलिए, तो कोर्ट ने यहाँ पर यही बोला कि जब आप एक्ट ऑफ गॉड का कोई डिफेंस लेते हैं तो वो जो अकरेंस होती है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होनी चाहिए, और उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अकरेंस का आप यहाँ पर डिफेंस ले सकते हैं। नेक्स्ट केस वॉज कल्लू लाल वर्सेस हेमचंद। ये केस भी आपसे यूजीसी नेट में पूछा जाता है, मैचिंग में आ जाता है, या कभी कभी ऐसे आ जाता है रैंडमली बहुत सारे केसेस आ गए और उसमें से पूछेगा कि ये जो केस है ये केस किससे बिलोंग करता है, एक्सीडेंट से, एक्ट ऑफ गॉड से, नेग्लिजेंस से, तो आपको उसमें मैच करना होगा। तो इस केस में क्या होता है, एक बिल्डिंग की वॉल कोलैप्स हो जाती है ड्यू टू अ नॉर्मल रेनफॉल। ज़्यादा बारिश भी नहीं थी, 2.66 इंचेस का वो बारिश था, और जब वो वॉल गिरा उस बिल्डिंग का तो उसकी वजह से रिस्पोंडेंट के जो बच्चे हैं, मतलब जिसने वो एप्लीकेशन वगैरह किया होगा, तो उसका क्या होता है, उसके बच्चों की डेथ हो जाती है, रिस्पोंडेंट के बच्चों की डेथ हो गई। तो कोर्ट ने यहाँ पर बोला कि
डिफेंस ऑफ एक्ट ऑफ गॉड कैन नॉट बी प्लीडेड बाय एपिलेंट इन दिस केस। क्यों? क्योंकि रेनफॉल बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल था। आपका रेनफॉल नॉर्मल है, आपके घर की बिल्डिंग कोलैप्स हो रही है, आपके नेबर के बच्चों को कोई भी किसी तरह का हार्म हो रहा है, तो इट मीन आपको ही पहले से अवेयर रहना था। आपको पता होना चाहिए था कि आपकी वॉल्स या आपकी बिल्डिंग्स प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड भी है या नहीं है। तो यहाँ पर आप एक्ट ऑफ गॉड का डिफेंस नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अकरेंस नहीं था, बारिश नॉर्मल बारिश थी। इतनी बारिश में कोई भी दीवार जनरली नहीं गिरती। अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता तब आप ये डिफेंस ले सकते थे। दैट्स वाई अपिलेंट वॉज हेल्ड लाइबल। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ओके। अनदर डिफेंस इज प्राइवेट डिफेंस। प्राइवेट डिफेंस में क्या होता है? आपको पता है ये बीएनएस में भी आपको गिवन है, पहले आईपीसी में था, अब बीएनएस में है। प्राइवेट डिफेंस आप किस चीज का कर सकते हैं? Should I say, ma'am? प्राइवेट डिफेंस हम किस चीज का करते हैं? Either it can be a person or the property. इट कैन बी अ पर्सन और द प्रॉपर्टी। चाहे वो पर्सन हमारा हो या हमसे जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति, सेम इसी तरह से वो प्रॉपर्टी हमारी खुद की है या हमारे से जुड़े हुए किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी है। तो लॉ आपको परमिशन देता है कि आप अपनी लाइफ और अपने से जुड़े हुए लोगों की लाइफ और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर सकते हो। आप उसके लिए रीजनेबल फोर्स यूज कर सकते हो और अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर इन्होंने बोला कि फोर्स जो आप यूज करोगे वो जस्टिफाइड होना चाहिए फॉर ओनली फॉर द पर्पस ऑफ सेल्फ डिफेंस। मतलब अगर कोई व्यक्ति आपके ऊपर लाठी से हमला कर रहा है, स्टिक से हमला कर रहा है और वो वुडन की है, तो आप उसका डिफेंस पिस्टल से या गन से नहीं कर सकते। आपको भी there has to be some reasonable force of protection. बिल्कुल, देयर मस्ट बी अ रीजनेबल फोर्स। साथ के साथ बोलते हैं कि देयर शुड बी इमिनेंट थ्रेट। इमिनेंट थ्रेट का मतलब क्या हुआ कि ऑन द स्पॉट आपको ऐसा लग रहा है कि इफ यू हैव नॉट टेक एनी काइंड ऑफ एक्शन देन योर लाइफ और प्रॉपर्टी कैन बी डैमेज। मीन्स इफ पर्सन इज कॉलिंग यू एंड सेइंग दैट आई विल किल यू, तो क्या ये रीजनेबल एप्रीहेंशन होगा? क्या ये इमिनेंट थ्रेट है? इट इज नॉट अ इमिनेंट थ्रेट। क्यों? क्योंकि अभी वो पर्सन ऑन द कॉल है। आपके पास अभी चांसेस हैं कि आप ऑथोरिटीज़ को इन्फॉर्म कर सकते हो या अभी कोई और एक्शन ले सकते हो, है ना। आप अपना प्रोटेक्शन ऐसा नहीं करोगे कि एक व्यक्ति ने आपको कॉल किया कि मैं आज तुम्हें मार दूंगा और इतना सुन के आप उसके घर पे गए और आपने उसको फायर किया और आपने उसको अपनी पिस्टल से मार दिया और फिर आप बोलो कि ये मुझे मार देता इसीलिए मैंने प्राइवेट डिफेंस किया। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ओके। सो प्राइवेट डिफेंस टॉर्ट में भी वही सेम कॉन्सेप्ट है जो आपका वहां पर है कि फोर्स कैसा होना चाहिए? रीजनेबल होना चाहिए और इमिनेंट डेंजर को रिपेल करने वाला हो। अगर डेंजर इमिनेंट नहीं है तो यू कैन नॉट यूज हैवी फोर्स। चलिए, केस है यहाँ पर अगेन बर्ड वर्सेस हुलब्रॉक। ये अभी केस हमने अभी पढ़ा था यहाँ पर, जब मैंने आपको बताया था कि एक पर्सन अपनी ही प्रॉपर्टी पर कुछ स्प्रिंग गन्स वगैरह लगाता है और किसी भी तरह का कोई नोटिस नहीं लगाता है और प्लेंटिफ जो कि एक ट्रेसपासर होता है वो वहाँ पर आता है और उसको इंजरी हो जाती है। तो कोर्ट ने यहाँ पर बोला कि भाई डिफेंडेंट आपने ऐसा काम क्यों किया, आपने ये स्प्रिंग गन्स क्यों लगाई बिना नोटिस के? तो डिफेंडेंट कहता है इट वॉज अ काइंड ऑफ प्राइवेट डिफेंस फॉर माई प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि अगर आपको प्राइवेट डिफेंस रखना भी है तो आपको एक तो रीजनेबल करना चाहिए। आप स्प्रिंग गन्स लगा रहे हो वो भी विदाउट नोटिस, देन इट इज नॉट अ रीजनेबल। ये आपका रीजनेबल एक्शन नहीं है। तो प्लेंटिफ को यहाँ पर फिर कंपेंसेशन दिलाया था। ये आपको याद है, अभी अभी हमने डिस्कस किया था। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। नेक्स्ट केस वॉज रामानुज मुदाली वर्सेस एम गंगन। इस केस में क्या होता है, एक लैंड ओनर होता है और उसने अपनी लैंड पर लाइव वायर्स मतलब ऐसी वायर्स जिसमें करंट इज फ्लोइंग, इलेक्ट्रिसिटी इज कमिंग, तो वो अपनी लैंड पर ऐसे फैला लेता है। प्लेंटिफ जो कि उसकी ज़मीन पर जाने की कोशिश करता है वो ज़मीन पर एंटर करता है और जब वो पर्सन ऐसे लाइव वायर पर अपना पैर रखेगा तो ऑब्वियसली उसको कोई शॉक लगेगा, शॉक से उसको किसी तरह की कोई इंजरी भी होगी।
और यहाँ पर किसी भी तरह का कोई नोटिस भी नहीं था। आपकी प्रॉपर्टी है, आप उसका प्रोटेक्शन कर सकते हो, आप वहाँ पर फेंसिंग करो, लाइव वायर लगाओ, स्प्रिंग गन्स लगाओ, या कोई डॉग आप वहाँ पर रखो, यू हैव द राइट, लॉ इज गिविंग यू अ राइट, बट यू हैव टू शो अ नोटिस। अगर आप विदाउट नोटिस कर रहे हो देन यहाँ पर फिर आप प्राइवेट डिफेंस का डिफेंस नहीं ले सकते, प्राइवेट डिफेंस को क्लेम नहीं कर सकते। प्लेंटिफ अगर इंजर्ड हुआ है तो फिर आप वहां पर लायबल होंगे। अब यहाँ पर आप प्राइवेट डिफेंस से थोड़ा आगे पहुंच गए हो, अब आप रीजनेबल फोर्स नहीं यूज कर रहे हो, आप एक्सेसिव फोर्स यूज कर रहे हो। एट द मोमेंट जहां रीजनेबल एक्सेसिव हो जाएगा वहां पर आपको डिफेंस नहीं मिलेगा। अगेन देयर वाज अ केस कॉलिंस वर्सेस रेनिसन। इस केस में क्या होता है, प्लेंटिफ एक लेडर पर चढ़ता है, ठीक है, और क्या करता है, फॉर अ नेलिंग बोर्ड ऑन अ वॉल इन द डिफेंडेंट्स गार्डन। डिफेंडेंट उस लेडर को रिमूव कर देता है, मतलब प्लेंटिफ तो लेडर पर चढ़ रहा है और डिफेंडेंट उस लेडर को रिमूव कर रहा है। जब उसको स्यू किया गया तो उसने ये बोला कि मैंने तो बस लेडर को जेंटली पुश किया था, मैंने और कुछ भी नहीं किया। तो कोर्ट ने यहाँ पर बोला कि डिफेंडेंट ने ये जो एक्शन लिया है दैट फोर्स इज नॉट जस्टिफिएबल। अगर कोई पर्सन किसी लेडर पर चढ़ रहा है और आप उसको हल्का सा भी मूव करेंगे तो उससे क्या होगा, वो डिसबैलेंस होगा और उसके गिरने की चांसेस होंगी। अगर गिरने की चांसेस है और उसको इंजरी हो रही है देन यू विल बी लायबल। यू कैन नॉट से कि मैंने तो बस जेंटली पुश किया था। कभी कभी हो सकता है कि आपका जेंटल फोर्स भी किसी पर्सन के लिए इंजूरियस हो सकता है। तो कितना फोर्स जेंटल है या कितना फोर्स आपका एक्सेसिव है, कितना रीजनेबल है, इसको हम किसी फिक्स क्राइटेरिया में नहीं बना सकते। इट डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ओके। नाउ अनदर इज मिस्टेक। मिस्टेक आपकी दो तरह की होती हैं। फर्स्ट वन इज मिस्टेक ऑफ लॉ, अनदर वन इज मिस्टेक ऑफ फैक्ट। जनरली बोथ कंडीशंस आर नॉट अ डिफेंस इन द केस ऑफ टॉर्ट। लेकिन अगर आप ऑफेंस की बात करते हैं, जब आप आईपीसी वगैरह की बात करते हैं, तो वहां पर आपको मिस्टेक ऑफ लॉ का तो कोई डिफेंस ही नहीं है। पर्सन कैन नॉट से दैट आई वॉज नॉट अवेयर दैट दिस इज एन ऑफेंस और दिस एक्ट इज पनिशेबल। लेकिन आप किसी फैक्ट का, कोई आपसे मिस्टेक हो गया तब आप उसका डिफेंस ले सकते हो। यू कैन से दैट आई वॉज अनअवेयर ऑफ दिस फैक्ट, तब आपको डिफेंस मिल जाएगा। एक केस है यहाँ पर मॉरिसन वर्सेस रिची। इस केस में क्या होता है, डिफेंडेंट कुछ स्टेटमेंट पब्लिश करता है अगेंस्ट अ प्लेंटिफ, और वो स्टेटमेंट क्या है कि प्लेंटिफ ने ट्विंस को बर्थ दिया है। और ये जो स्टेटमेंट उसने पब्लिश किया बिल्कुल गुड फेथ में किया, उसका कोई मेलाफाइड इंटेंशन नहीं था। अब लेकिन रियलिटी में क्या है, रियलिटी में ऐसा है कि प्लेंटिफ की शादी अभी बस 2 मंथ पहले ही हुई है। तो अगर कोई पर्सन अपनी शादी के 2 मंथ बाद ही कोई 2 बच्चों को जन्म दे रहा है और ये बात पब्लिक एट लार्ज में जा रही है, तो ये तो डिफेमेशन है। लोग इसके कैरेक्टर को उसको क्वेश्चनिंग करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भले ही डिफेंडेंट का एक गुड फेथ था, लेकिन डिफेंडेंट को स्टेटमेंट पब्लिश करने से पहले प्रॉपर इंक्वायरी करना चाहिए था। तो इस केस में क्या हुआ, डिफेंडेंट ने बोला कि इट वॉज अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मुझे नहीं पता था कि प्लेंटिफ की शादी अभी 2 मंथ पहले ही हुई है। तो बोला कि नो, यू कैन नॉट टेक दिस डिफेंस। डिफेंडेंट को यहां पर लायबल बनाया गया फॉर द डिफेमेशन। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ओके। नाउ अनदर केस इज कंसोलिडेटेड कंपनी वर्सेस कर्टिस। इसमें भी क्या होता है, एक ऑक्शन चल रहा होता है कुछ गुड्स वगैरह का। तो एक पर्सन को ऐसा लगता है कि भाई ये गुड्स मेरे हैं, तो वो उन गुड्स का ऑक्शन कर देता है। लेकिन बाद में पता चलता है कि इसका ट्रू ओनर कोई और था। तो जो ट्रू ओनर है वो सूट फाइल करता है, वो कहता है कि भाई आपने मेरे गुड्स को कन्वर्ट किया, आपने इसका कन्वर्जन किया है। तो यहाँ पर कोर्ट ने बोला कि यस, दैट ऑक्शनियर वाज लायबल बिकॉज, क्योंकि यहाँ पर आप केवल इस चीज को, किसी दूसरे के सामान को अपना सामान बना के क्या आप सेल कर दोगे? क्या अपने सामान को
किसी दूसरे के सामान को अपना सामान कह के आप उसका कुछ भी यूटिलाइज कर दोगे और कह दोगे कि इट इज़ अ मिस्टेक, ये यहाँ पर डिफेंस की तरह प्लीड नहीं किया जा सकता. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ओके, बस एक टॉपिक और देखते हैं, ये छोटा सा है, नेसेसिटी. आपको क्लास का टाइमिंग वैसे कितना बताया गया था? मैम मेरे को बोला था कि तब जब ज्वाइन करा था तो दे सेड दैट इट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम अराउंड 7 लाइक दैट एंड इट विल लास्ट टिल 1 hour समथिंग लाइक दैट. ओके ओके, 1 आवर. अच्छा, मुझे उन्होंने बोला था 1.5 आवर्स. तो चलिए थोड़ा सा और करते हैं, फिर इसको एंड कर देते हैं. वैसे आपको बोर तो नहीं हो रहा है? नो मैम, आई एम फीलिंग गुड. आई एम द ओनली स्टूडेंट ओवर हियर, आई बिलीव. हाँ, केवल अभी आप ही हैं, क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, लेकिन वो थोड़ा रिकॉर्डेड लेक्चर को उन्होंने अपना ऑप्शन में रखा है. ओके ओके. पर मुझे अच्छा लग रहा है कि जैसे आप हैं ना क्लास में, तो थोड़ा सा डायनामिक चल रहा है, दोनों तरफ से चल रहा है, तो अच्छा लग रहा है. चलिए नेसेसिटी हाँ को मैम डिस्कस. हाँ या राइट. हाँ, बताइए आप क्या कह रहे थे? नहीं, I was about to say that yes, ये one to one होता है, like there is an interaction, so I also feel good. Like apart from that, if you go through recorded classes, you feel very sleepy and all. बिल्कुल, दैट वाज सीम्स लाइक अ टेप रिकॉर्डर और काइंड ऑफ समथिंग. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस टॉपिक, नेसेसिटी. अब जब ये नेसेसिटी का डिफेंस लिया जाता है, तो उसमें क्या होता है कि कोई बड़ा हार्म को बचाने के लिए आपने कुछ एक्शन किया और उस एक्शन की वजह से कोई छोटा सा हार्म हो गया, सो इट इज़ अ काइंड ऑफ डिफेंस. जैसे एक घर में आग लग रही है और वो घर मान लो ग्राउंड फ्लोर पर ही है. आप उस घर में एंटर होते हैं और आपको वहाँ पर एक छोटा बेबी दिखता है और आपने उस छोटे बेबी को विंडो से बाहर की तरफ फेंका. बाहर की तरफ फेंकने से हो सकता है उस बेबी को थोड़े बहुत स्क्रैचेस वगैरह आ गए. तो क्या अब उस बेबी के पेरेंट्स आपके ऊपर सूट फाइल करेंगे और बोलेंगे कि आपने हमारे बेबी को इंजरी कॉज किया? तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे कि इट वॉज अ पार्ट ऑफ नेसेसिटी, क्योंकि अगर मैं उसको बाहर नहीं फेंकता या बाहर उसको पुश नहीं करता तो उसको ग्रेटर हार्म होता, वो बर्न भी हो सकता था. भले ही मैंने उसको इंटेंशनली फेंका है, लेकिन वो इसलिए फेंका क्योंकि मैं इस ग्रेटर हार्म को प्रिवेंट करना चाहता था. सो दैट इज अ गुड डिफेंस. ये आपका प्राइवेट डिफेंस और इनएविटेबल एक्सीडेंट से अलग होता है. कैसे? नेसेसिटी के केस में क्या होता है कि जो हार्म कॉज हुआ है वो किसी इनोसेंट पर्सन को होता है, लेकिन प्राइवेट डिफेंस में हार्म किसको होता है? प्लेंटिफ को ही हो रहा होता है. नेसेसिटी में हार्म इंटेंशनली कॉज किया जाता है. इनएविटेबल एक्सीडेंट में कोई भी इंटेंशन नहीं होता है, बल्कि उसको अवॉइड करने के एफर्ट्स होते हैं. लेकिन नेसेसिटी में इंटेंशनली हार्म किया जाता है, लेकिन वो जो हार्म होता है वो किसी पर्सन के ग्रेटर हार्म को रोकने के लिए होता है. ठीक है, जैसे कोई अनकॉन्शियस पेशेंट है और डॉक्टर अगर उसका ऑपरेट कर रहा है, तो वो ऑपरेशन उसने किया और उस ऑपरेशन से अगर उसको कुछ स्टिचेस वगैरह लगे या उसको उसके कुछ टिश्यूज को कट करना पड़ा, सो इट वॉज जस्टिफाइड बिकॉज ऑफ सेविंग हिज लाइफ. सो इट वॉज अ नेसेसिटी. जैसे डॉक्टर के पास एक पर्सन आता है, बिल्कुल बेहोश होकर हालत में आता है, तो डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करता है और ट्रीटमेंट के लिए उसने कुछ इंजेक्शन वगैरह लगाया या कुछ निडल वगैरह उसकी बॉडी में इंसर्ट की. तो ऐसा क्यों किया उसने? वो उसको हर्ट थोड़ी ना करना चाहता था. दैट वॉज अ प्योर नेसेसिटी. जैसे एक केस है लेक वर्सेस ग्लेडस्टोन. इस केस में क्या होता है, कुछ पर्सन्स होते हैं वो हंगर स्ट्राइक पर बैठे रहते हैं, तो उनकी हंगर स्ट्राइक को तोड़ने के लिए फोर्सेबल फीडिंग कराई जाती है. अब अगर आप किसी को जबरदस्ती खाना खिला रहे हो तो आप उसकी बॉडी को टच भी करोगे, आप उसके हाथ को पकड़ोगे, आप उसके माउथ पर हाथ लगाओगे, कुछ ना कुछ टच तो होगा. अब वो पर्सन आपको बोले कि भाई आपने तो मेरे साथ बैटरी कमिट किया, अब आप मुझे कुछ कंपेंसेशन दो. तो कोर्ट यहाँ पर बोलेंगे क्योंकि उसने आपको टच किया, क्योंकि वो आपका हंगर स्ट्राइक तुड़वाना चाहता था, दैट वॉज अ फोर्सिबल फीडिंग जस्ट टू सेव योर लाइफ. सो इट इज अ गुड डिफेंस. आप यहाँ पर नेसेसिटी ले सकते हो. देन देयर वॉज अ केस कोप वर्सेस शार्प. इस केस में क्या होता है कि डिफेंडेंट
एंटर करता है प्लेंटिफ के प्रेमिसेस में, क्योंकि उसको लगता है कि यहाँ पर कुछ आग वगैरह लग गई है, और अगर इस आग को नहीं रोका जाएगा तो जो उसके पास वाली जितनी भी एडजॉइनिंग लैंड्स हैं उन सब में भी आग फैल जाएगी। तो यहाँ पर क्या होता है, अब अगर वो ये बोले प्लेंटिफ कि भाई डिफेंडेंट तो ट्रेसपासर है, तो डिफेंडेंट क्या बोलेगा, डिफेंडेंट बोलेगा इट वॉज अ नेसेसिटी, आई एंटर्ड ऑन द लैंड ऑफ प्लेंटिफ जस्ट टू स्टॉप द or to extinguish the fire because I was having the intention to prevent the fire on adjoining lands। तो किसी बड़े हार्म को बचाने के लिए वो ऐसा कर सकता है, और उसको ट्रेसपास के लिए भी लायबल नहीं बनाया गया, उसको नेसेसिटी का डिफेंस देकर, मतलब उसने नेसेसिटी का डिफेंस क्लेम किया और वो बच गया। देन देयर इज अ केस कार्टर वर्सेस थॉमस। इस केस में भी वही सेम ऐसा ही हुआ कि डिफेंडेंट प्लेंटिफ की लैंड पर आता है क्योंकि उसको फायर बुझानी होती है, और फायर एक्सटिंग्विशर वाले जो वर्कर्स थे वो सब ऑलरेडी वहां पर काम कर रहे थे। देखो इस वाले केस में और इस वाले केस में एक छोटा सा डिफरेंस है। कार्टर वर्सेस थॉमस में डिफेंडेंट लैंड पर एंटर कर रहा है, उसको फायर को एक्सटिंग्विश करना है, लेकिन वहां पर ऑलरेडी फायर एक्सटिंग्विशर करने वाले जो वर्कर हैं वो ऑलरेडी वहां पर काम कर रहे हैं। तो जब आपको लग रहा है कि भाई इस पर्सन की ज़मीन पर आग लगी हुई है और फायर डिपार्टमेंट वाले आकर ऑलरेडी आग को बुझा रहे हैं, तब आपको वहां पर एंटर नहीं होना है। अगर आप एंटर करते हो देन यू कैन नॉट टेक द डिफेंस ऑफ नेसेसिटी। यहाँ पर उसको ट्रेसपासर का गिल्टी ठहराया गया। इज इट क्लियर? तो सर्कमस्टांसेस टू सर्कमस्टांसेस वेरी कर रहा है कि नेसेसिटी किस केस में होगा और किस केस में नहीं होगा। वैसे कार्टर वर्सेस थॉमस के केस में भी हो सकता था कि उसका एक गुड इंटेंशन ही रहा हो, उसको लगा होगा कि मैं भी कुछ हेल्प कर देता हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन बहुत होते हैं, वो अपने आप से ही अपना कॉग्निजेंस लेके एक्शन कर लेते हैं। तो चलिए, वैसे केस ऑलरेडी पुराना डिसाइडेड है। एक केस है यहाँ पर किर्क वर्सेस ग्रीगरी। इसमें क्या होता है, एक सिस्टर इन लॉ कुछ ज्वेलरीज को छुपा देती है आफ्टर द डेथ ऑफ ए। उसको लगता है कि भाई अगर मैंने ये ज्वेलरी नहीं छुपाया तो हो सकता है इसको कोई चुरा लेगा, मैं इस ज्वेलरी को किसी सेफ प्लेस पर रख देती हूँ। जहां पर वो सेफ प्लेस पर ज्वेलरी को रखती है वहां से ज्वेलरी चोरी हो जाती है, और जब ज्वेलरी चोरी हो गई तो जो उसका ओनर था या जो ए की कोई वाइफ वगैरह होगी, उसने क्या काम किया, उसके अगेंस्ट केस फाइल किया कि हमारा जो ज्वेलरी का बॉक्स था वो यहाँ से इन्होंने रिमूव किया है, कहाँ पर है। तब वो वहाँ पर वो लेडी ये डिफेंस नहीं ले सकती कि आई वॉज एक्टिंग अंडर द नेसेसिटी, मुझे तो उसको चोरी होने से बचाना था इसीलिए मैंने एक्ट किया। शी कैन नॉट से, क्यों? क्योंकि ये कंप्लीटली ट्रेसपास है, ये कंप्लीटली अनरीजनेबल है। Is it clear? Yes, ma'am. Okay. Last defense is statutory authority. स्टैच्यूटरी अथॉरिटी को आप समझते हैं कि क्या होता है कि जब किसी पर्सन के पास, किसी पर्सन को लॉ ने ऑथोराइज किया है कोई एक्शन करने के लिए, और उसके एक्शन से अगर सामने वाले व्यक्ति को किसी भी तरह की इंजरी हो जाती है और वो इंजर्ड पर्सन उस पर्सन के अगेंस्ट केस फाइल करेगा, तो वो सिंपली ये डिफेंस कर सकता है कि आई हैव द ऑथोरिटी। कोई पुलिस ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर ने आपको पकड़ा है या आपको कहीं पर कन्फाइन भी किया है, बाद में वो उसने इन्वेस्टिगेशन करके आपको छोड़ दिया, तब आप उसके अगेंस्ट सूट फाइल करोगे और बोलोगे कि भाई इन्होंने हमारे अगेंस्ट हमको रॉन्गफुली कन्फाइन किया, ये किया, वो किया, तो वहाँ पर वो डिफेंस लेगा क्योंकि मुझे स्टैच्यूटरी अथॉरिटी है, मुझे लॉ ने ऑथोराइज किया है, आई कैन डू सो। ठीक है, यहाँ पर एक केस था वॉगन वर्सेस स्टेफ वेल्ड रेल कंपनी। इस केस में क्या होता है, किसी इंजन में से कुछ स्पार्किंग होती है और वो रेस्पोंडेंट की ही रेलवे कंपनी है जिसने उसको ऑथोराइज किया है टू रन द रेलवे, और उसके इंजन से, मतलब एक रेलवे अथॉरिटी, आप मानिए एक रेलवे अथॉरिटी है, रेलवे के इंजन से कुछ आग निकल रही है और वो फायर अपीलेंट के जो पास में वहां पर वुड्स वगैरह रखी हुई थी वहां पर आग लग जाती है। तो जिसकी आग लगी है, जिसकी जमीन पर, जिसका वुड का सामान सारा इंजर हो गया, वो कोर्ट में जाता है, सूट फाइल करता है और कहता है कि मुझे रेलवे डिपार्टमेंट से मुझे कंपेंसेशन चाहिए। तो उन्होंने यहां पर बोला
कि they did not do anything which was prohibited by the statute. रेलवे डिपार्टमेंट में कुछ भी ऐसा इलीगल काम नहीं किया जिसको लॉ ने प्रोहिबिट किया था. वो अपनी ही ऑर्डर में रहकर काम कर रहे थे. उनका प्रॉपर ड्यू केयर और प्रिकॉशन था, इसीलिए वो लायबल नहीं होंगे. इज इट क्लियर? यस मैम. ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहाँ तक ही रखते हैं. बाकी का जो भी आगे का डिस्कशन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. आपकी जो क्लासेस का टाइमिंग होगा, आपका वीक में 2 क्लासेस आपकी कंडक्ट होनी है. जैसे आज फ्राइडे में क्लास हुई है, तो नेक्स्ट क्लास कब होगी वो आपको ग्रुप में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा. ओके मैम. और आपका कोई डाउट किसी तरह का? जी नहीं मैम, अभी तक तो नहीं. ओके, मैं ये नोट्स वगैरह भी शेयर कर दूंगी. अगर आपका कुछ भी डाउट होता है तो प्लीज़ आप ग्रुप में पूछ सकते हैं. ठीक है? ओके मैम, श्योर मैम. ओके, थैंक यू मैम. वेलकम.